पॉलिटी मतलब पब्लिक, एंड पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पब्लिक रिलेटेड चीजों से डील करता है, पब्लिक एस्पेक्ट से डील करता है। अगर पब्लिक एस्पिरेशंस को, पब्लिक फेथ को, पब्लिक भावनाओं को अगर कदर ना किया जाए तो फिर क्या होगा वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं श्रीलंका के केस में। हमने देखा था कि श्रीलंका में क्या हुआ था। श्रीलंका में अगर आपको याद आ रहा हो तो तमिल्स थे एक तरफ, दूसरी तरफ सिंगलीज थे। सिंगलीज अपना डोमिनेंस शो करने की कोशिश कर रहे थे। दे वर नॉट केयरिंग अबाउट दोज तमिल्स। वो उनके एस्पिरेशंस, उनकी भावनाओं को, उनके फेथ को बिल्कुल भी कदर नहीं कर रहे थे, जिसका रिजल्ट क्या मिला? दे टोटली क्रांति ला दिया उन्होंने। एंड आप समझ सकते हो कि आज भी अनस्टेबल श्रीलंकन गवर्नमेंट के पीछे क्या रीजन है। वही बेल्जियम ने क्या करा? दे केयर्ड अबाउट देयर पीपल। उन्होंने अपने लोगों की भावनाओं की कदर करी, उन्होंने पावर शेयरिंग करा, एंड पावर शेयरिंग की वजह से दे हैव स्टेबल्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसका रिजल्ट आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन के फॉर्मेशन हो रही थी जब, तो बेल्जियम का जो ब्रुसेल्स था उसको सेलेक्ट किया गया था एज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन। सर ये बातें क्यों बता रहे हो? क्या दोबारा पावर शेयरिंग स्टार्ट करोगे? नहीं नहीं नहीं, पावर शेयरिंग हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हम आज की क्लास में यूनिक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जानने वाले, जिसको हम कहते हैं फेडरलिज्म। एंड इस टॉपिक के साथ हमारा न्यू लेवल ऑफ जर्नी स्टार्ट होगा। फेडरलिज्म, अ यूनिक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ओके, तो मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं पासवे द नेक्सस ऑफ सक्सेस में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फेडरलिज्म के बारे में। हम बेसिकली सिर्फ फेडरलिज्म को ही ध्यान में नहीं रखेंगे, हम सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट्स के बारे में ही नहीं पढ़ेंगे, हम इवन यूनिटरी गवर्नमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि फेडरलिज्म है क्या, फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है। एंड इसके साथ साथ बाई एंड बाई धीरे धीरे हम अपने कोर्स को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं, अभी तक हम ये तो जान चुके हैं कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। एंड ये जो यूनिक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, ये आपकी वर्टिकल पावर शेयरिंग होती है। वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या मतलब है, ये अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें एक शब्द समझना चाहिए जिसको हम कहते हैं एक नेशन या स्टेट। अगर हम नेशन की बात करें, हाउ इज अ नेशन फॉर्म्ड, एक नेशन बनता कैसे? अगर हम एक नेशन की बात करें तो इट हैज इट्स ओन टेरिटरी, उसकी खुद की टेरिटरी होती है, उसका क्षेत्र होता है। एंड इट हैज पॉपुलेशन, गवर्नमेंट विच इट हैज इज सोवरेन इन नेचर। सोवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। यानी एक नेशन, एक स्टेट की बात करें तो मेनली क्या क्या चीजें देखने को मिलती है? पहली टेरिटरी, दूसरी पॉपुलेशन, एंड तीसरी सॉवरेन गवर्नमेंट। एक नेशन की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स अगर आप पूछें, या एक नेशन की डेफिनेशन अगर आप पूछें, तो अ नेशन मस्ट हैव दीज थ्री एसेंशियल, या फिर हम कह सकते हैं कि अ नेशन मस्ट फुलफिल दीज थ्री एसेंशियल क्राइटेरियाज। नेशन को जब भी रेगुलेट करते हैं, वी नीड सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड उस पर्टिकुलर नेशन को डील करने के लिए, उस पर्टिकुलर नेशन को सम रेगुलेट करने के लिए, उसके अंदर की जो पॉपुलेशन है, जो पब्लिक एस्पेक्ट्स हैं, उनको डील करने के लिए हमें जो गवर्नमेंट चाहिए वो डिपेंड करेगा कि वो नेशन किस तरीके का है। क्या वो नेशन बहुत ज्यादा डाइवर्स है या फिर नॉन डाइवर्स है? क्या उस नेशन में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है या पॉपुलेशन बहुत कम है?
टेरिटरी ज्यादा है, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट जो है उस नेशन का वो ज्यादा है या फिर कम है। ये बहुत सारे ऐसे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हमें डिसाइड करने में मदद करते हैं कि एक पर्टिकुलर नेशन की गवर्नमेंट किस तरीके की होगी। एक पर्टिकुलर नेशन की गवर्नमेंट किस तरीके की होगी। हो यानी हमने अभी जिन जिन पैरामीटर्स के बारे में बात करा, ये सर सवाल ये आया कि ये फेडरलिज्म और ये सारी की सारी बातें कैसे इंटरलिंक है। अभी धीरे धीरे वो सारी की सारी चीजें समझ आएंगी किस तरीके से फेडरलिज्म और ये जो हम एस्पेक्ट्स बात करें, ये जो पैरामीटर्स हम बात करें, किस तरीके से इंटरलिंक है। क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि जब कभी भी हम गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करते हैं तो गवर्नमेंट को आइदर ऑन बेसिस ऑफ पावर शेयरिंग, आइदर गवर्नमेंट जो हो सकती है वो आपकी यूनिटरी गवर्नमेंट हो सकती है या फिर फेडरल गवर्नमेंट हो सकती है। यूनिटरी गवर्नमेंट जो होती है वो ऐसी गवर्नमेंट होती है जो कि सेंट्रलाइज्ड नेचर की है। सेंट्रलाइज्ड नेचर का मतलब है कि जितने भी पावर्स हैं रिलेटेड टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कह लो पब्लिक रेगुलेशन, जितने भी पावर्स हैं वो सारे के सारे एक ही सुप्रीम अथॉरिटी के पास होगी। अगर ये सारे के सारे पावर्स एक ही सुप्रीम अथॉरिटी के पास मौजूद है तब हम कहते हैं कि दैट नेशन, दैट कंट्री और दैट टेरिटरी हैज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन अगर बाई चांस वो जो गवर्नमेंट है या फिर वो जो अथॉरिटी है वो अपने पावर्स को शेयर कर देती है, पावर्स को शेयर करती है किस में? पावर्स को शेयर करती है अमंग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। माइट भी ऐसा हो सकता है कि एक नेशन या फिर एक स्टेट जो है वो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट से मिलकर बना है। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स का मतलब है कि आपके स्टेट्स, प्रोविंसेस, जिनको मिलाकर आपका एक नेशन क्रिएट हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो इंडिया 28 स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब ये कि इंडिया को बनाने में 28 कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स उनको कहा जाएगा जिनसे मिलकर एक पूरा का पूरा नेशन बनता है। एंड इस वाले केस में अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं जो कि मिलकर इस पर्टिकुलर नेशन को बना है। एंड अगर वहां पे एक ऐसी गवर्नमेंट रहती है या रिसाइड करती है जो कि अपने पावर्स को, जो टोटल पावर्स हैं, उन पावर्स में से कुछ पावर खुद के पास ले रखा है एंड बाकी पावर्स को कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में बांट रखा है या फिर कह लो कि उनको दे रखा है कि भाई ये पर्टिकुलर मुद्दे हैं, इन मुद्दे पर मैं देखूंगा एंड ये जो रेस्ट मुद्दे हैं इन पर तुम कमांड लो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एवरी स्टेट हैज देयर ओन पुलिस रेगुलेटिंग या फिर रेगुलेशंस, यानी पुलिस स्टेट सब्जेक्ट का पार्ट है। पुलिस स्टेट सब्जेक्ट का पार्ट है, यानी हर स्टेट पुलिस को अपने अकॉर्डिंग एक्टिव करेगी या फिर अपने अकॉर्डिंग रेगुलेट करेगी। वही अगर हम बात करें डिफेंस, डिफेंस एक ऐसा मुद्दा है जो कि पूरे के पूरे नेशन के लिए जरूरी है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इट मींस कि डिफेंस जो है वो सेंट्रल ने खुद ही ले रखा है, जबकि पुलिस हर स्टेट, पुलिस के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हर स्टेट अपना खुद का लॉ बनाएगी पुलिस के कॉन्टेक्स्ट में। यानी जब भी पावर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जब भी पावर्स को बांटा जाता है अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग लेवल्स, डिफरेंट फॉर्म्स पे, तब हम कहते हैं कि ये एक फेडरल गवर्नमेंट है। यानी फेडरल गवर्नमेंट किस गवर्नमेंट को कहते हैं? फेडरल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो कि पावर शेयरिंग होती है अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट।
पावर शेयरिंग होती है अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द नेशन, और पावर शेयरिंग जो होती है वो सेंट्रल एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच होती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम कहते हैं कि यहां पर फेडरलिज्म है, या फिर उस नेशन में फेडरलिज्म वाली पॉलिसीज फॉलो होती हैं। एंड इसको एक और तरीके से आप कह सकते हैं कि वहां पर फेडरल गवर्नमेंट है। यूनिटरी गवर्नमेंट अगर हम एक तरफ देखें तो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट होती है, सारे के सारे पावर्स एक ही गवर्नमेंट के हाथ में होगी, एंड वही जो गवर्नमेंट होगी वो सारे पावर्स रिलेटेड एक्शन लेगी। जबकि फेडरल गवर्नमेंट में जो पावर्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं अमंग द सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। कुछ मैटर्स में, कुछ चीजों में आपकी जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो लॉ बनाएगी, बाकी जो मैटर्स हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स अपना अपना लॉ बनाएंगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम कहते हैं कि दिस इज फेडरल सिस्टम, दिस इज यूनिटरी सिस्टम। दोबारा, यूनिटरी सिस्टम कौन सा है? यूनिटरी सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें आपकी सेंट्रल अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी हैज ऑल द पावर्स रिलेटेड टू द पब्लिक कॉन्टेक्स्ट। पब्लिक कॉन्टेक्स्ट, पब्लिक के नजरिए से जो भी पावर्स है, पब्लिक को रेगुलेट करने के लिए जो भी पावर्स है वो सारे का सारे एक ही गवर्नमेंट के पास में, तो हम कहते हैं कि ये यूनिटरी गवर्नमेंट है या यूनिटरी सिस्टम है। जबकि फेडरल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें कुछ पावर्स सेंट्रल अथॉरिटी के पास होती है एंड रेस्ट ऑफ द पावर जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के पास अपनी होती है। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं वो उन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में अपने लॉज बना रहे होते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने दिया इवन कि पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, यानी हर स्टेट अपने पुलिस को अपने हिसाब से कंट्रोल करेगी, जबकि डिफेंस पूरे नेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिफेंस को संभालती है। ये होती है फेडरल गवर्नमेंट। एंड जब भी कहीं पर फेडरल गवर्नमेंट रिसाइड करती है तो हम कहते हैं दिस इज फेडरलिज्म। यानी व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म इज वर्टिकल पावर शेयरिंग, या इसको दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, इसको हम कहते हैं फेडरलिज्म। ओके, एक तरफ यूनिटरी गवर्नमेंट, एक तरफ फेडरल गवर्नमेंट। सर कहां पे यूनिटरी गवर्नमेंट, कहां पे फेडरल गवर्नमेंट? अगर बाई चांस एक ऐसा नेशन है जहां की पॉपुलेशन कम है, जहां पर डायवर्सिटी कम है, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनिटरी गवर्नमेंट बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि वहां पे ज्यादा वैरायटीज नहीं है, ज्यादा डाइवर्सिटीज नहीं है। एंड जब ज्यादा डाइवर्सिटीज नहीं है तो ज्यादा एस्पिरेशंस देखने को नहीं मिलेंगे। इसका मतलब यह कि सबकी एक जैसी भावनाएं हैं और सभी को कमांड देने का है। तो ऐसे केसेस में हमारी यूनिटरी गवर्नमेंट जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, जहां पर कॉन्ग्रेचुलेशंस पॉपुलेशन के मामले में अपन टॉप है, इट मींस जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो, जहां पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हो, जहां पे सिचुएशन ये है कि हर 1 किलोमीटर पे जो लैंग्वेज का डायलेक्ट है वो चेंज हुआ। मतलब ऐसे नेशन की अगर हम बात करें तो ऐसे नेशंस में हमारी फेडरल गवर्नमेंट बेस्ट सूटेड होगी। सर फेडरल गवर्नमेंट बेस्ट सूटेड क्यों होगी? क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट कुछ मैटर्स में अगर बात करें तो खुद, मतलब फेडरल सिस्टम यहां पर बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी कुछ मैटर्स में खुद कंट्रोल लेके बैठी हुई है, जबकि कुछ मैटर्स जो कि एक पर्टिकुलर रीजन के एस्पिरेशंस को ठेस पहुंचा सकती है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कमांड ले तो। एग्जांपल के तौर पे सिंपल सी बात है, पुलिस, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये एग्रीकल्चर, एक एग्रीकल्चर को लेकर देख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे एग्रीकल्चर जो है आपके पंजाब वाले पोर्शन में बहुत ज्यादा है। वही अगर हम बात करें अपन नीचे साउथ की तरफ आते जाएं और हम देखें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला रीजन या फिर झारखंड वाला रीजन, जहां पे एग्रीकल्चर ना के बराबर है। एंड अगर बाई चांस एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लॉ पास करती है सबके एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो क्योंकि यहां यूनिफॉर्मिटी नहीं है,
यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट रीजन्स विल डील। भाई ये एक ऐसा सिचुएशन जहां पे हर स्टेट हर रीजन को अलग अलग तरीके से डील करना चाहिए, लेकिन क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भाई सुप्रीम अथॉरिटी ले रखा है एंड एग्रीकल्चर के ऊपर एक लॉ बना दिया। अब जब लॉ बना दिया तो क्या सब इस चीज को बराबर तरीके से फुलफिल कर पाएंगे? नहीं। यानी एग्रीकल्चर एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए जहां जो कि उस पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट ही उसको अपने हिसाब से डील करनी चाहिए। यही होता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, यही चीज, यानी एग्रीकल्चर एक ऐसा मुद्दा है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया कि भाई अपने एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी लॉज है रेगुलेशंस है वो आप अपने हिसाब से देखिए। यानी एग्रीकल्चर रिलेटेड जो पावर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास नहीं रखा। एग्रीकल्चर रिलेटेड जो पावर्स हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास नहीं रखा, और नहीं रखा इसका मतलब क्या है कि उसने इस पावर को दे दिया उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में। फेडरलिज्म और क्या है? यही तो है। फेडरलिज्म इज पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, या फिर वर्टिकल पावर शेयरिंग। सर वर्टिकल क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में सब एक ही लेवल पे होते हैं, लेकिन वर्टिकल का मतलब एक हायर लेवल पे है, एक बिलो लेवल पे है, एक और भी ज्यादा बिलो लेवल पे है। तो जब बिलो लेवल्स में अगर हम बात करें, अगर हम पावर को शेयर कर देते हैं तो हम कहते हैं कि दिस इज फेडरलिज्म। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो 3 टायर्स हैं। पहला टायर अगर आपको पता है तो सेंट्रल अथॉरिटी होती है, दूसरे टायर पे स्टेट अथॉरिटीज होती हैं, एंड थर्ड टायर पे अगर हम बात करें तो लोकल गवर्नमेंट डील कर रही होती है। इंडिया में 3 टायर्स में पावर्स डिवाइडेड है। कुछ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास है, कुछ पावर्स लोकल गवर्नमेंट में बांटा गया हुआ है। तो ये सिनेरियो होता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर जो पावर होती है वो डिवाइडेड होती है या शेयर्ड होती है अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ये टेरिटरी, ये एक नेशन है जिसमें बहुत सारे, बोले तो इस कॉन्टेक्स्ट में 6 कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, एंड 6 के 6 कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को देखें तो इनके पास कुछ मामलों में इनके पास खुद की शक्ति है, जबकि कुछ मामलों में इनके पास खुद की शक्ति नहीं है। उन चीजों को कंट्रोल करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट को हम कहते हैं फेडरल सिस्टम। आई होप आपको अभी फेडरल सिस्टम समझ में आ रहा होगा। फेडरल सिस्टम दोबारा अगर हम देखें, फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि पावर शेयर्ड होती है अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में। अलग अलग लेवल्स में पावर जो होती है वो शेयर्ड होती है। यूनिटरी गवर्नमेंट कहां सक्सेसफुल है? जहां पे पॉपुलेशन लेस है, डाइवर्सिटी लेस है। आप ज्यादा ना ही डाइवर्सिटी के केस में, ना लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, ना रिलीजियस डाइवर्सिटी, ऐसा कुछ वहां पे इतना ज्यादा नहीं है, तो वहां यूनिटरी गवर्नमेंट बेस्ट सूटेड होगी, क्योंकि एक कमांड देना है उसको सबको फॉलो करना है। लेकिन जहां पर ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ज्यादा है, जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां पर लिंग्विज्म ज्यादा है, जहां पर रिलीजन डाइवर्सिटी ज्यादा है, अब ऐसे केसेस में ऐसे तरीके से हर किसी की भावनाओं की कदर करने के लिए पावर्स को शेयर करना जरूरी है कि भाई तुम अपने रीजन को तुम संभालो, अपने रीजन को तुम संभालो, अपने रीजन को तुम संभालो। एंड ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उभर के आती है उसी को हम कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। और ये जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ शेयरिंग पावर्स अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड फेडरलिज्म। फेडरलिज्म है ना? ओके, अब सवाल यह है कि व्हाट आर फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। पहली फीचर जो हमें कॉमनली दिखाई देती है वो क्या है? शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ये सबसे पहली फीचर जिसके बारे में इतनी देर से हम यही बात कर रहे थे कि भाई फेडरल गवर्नमेंट में या फेडरलिज्म में अगर हम बात करें तो जो पावर होती है वो डिफरेंट लेवल्स में शेयर्ड होती है। मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, हॉरिजॉन्टल शेयरिंग नहीं है ये, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग बिल्कुल भी नहीं है, ये वर्टिकल पावर शेयरिंग है। एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग का क्या मतलब है? वर्टिकल पावर शेयरिंग का मतलब है कि एक लेवल अलग, दूसरा लेवल अलग,
तीसरा लेवल अलग, एंड ऐसे लेवल्स पे हमने पावर को शेयर करा हुआ है, तब तो हम कहते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग, एंड फेडरलिज्म जो है वो वर्टिकल पावर शेयरिंग को सपोर्ट करता है। ओके, दूसरी चीज, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, each level of government has their own jurisdiction regarding administration, taxation and other aspects। तो मैंने क्या बताया कि ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज देयर ओन ज्यूरिसडिक्शन, मतलब हर लेवल का अपना खुद का न्याय क्षेत्र होता है। लेवल समझ रहे हो? सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल्स, लोकल लेवल। अभी हम सेंट्रल एंड स्टेट में ही बात कर लेते हैं, लोकल बाद में बात कर लेंगे। यानी सेंट्रल लेवल की अगर हम बात करें तो इनका अपना है कि भाई इन इन रीजन्स में या फिर इन इन मैटर्स में हम लॉ बनाएंगे। स्टेट के पास अपना है कि इन इन मैटर्स में आप लॉ बनाएंगे। यानी पर्टिकुलर मैटर्स को लेकर देखें तो इनका जो जुरिसडिक्शन है, जो न्याय क्षेत्र है, वो बटा हुआ है। सेंटर एंड स्टेट बोलो, मैं स्टेट एंड स्टेट नहीं बोल रहा हूं, दोबारा सेंटर एंड स्टेट, टायर 1 टायर 2। तो जब आपकी पावर क्या होती है, वो अलग अलग लेवल्स में इनकी अपनी ज्यूरिसडिक्शन होती है, ओन ज्यूरिसडिक्शन। फेडरल फीचर में एक फीचर ये, जो कि क्या है कि हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अपना ज्यूरिसडिक्शन होता है इन मैटर्स रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन एंड अदर एस्पेक्ट्स, जैसे कि लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मतलब होता है लॉ बनाने के कॉन्टेक्स्ट में, यानी इन पर्टिकुलर रीजन्स या इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे हम लॉ बनाएंगे, इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे या फिर इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट में अगर आप देखें तो आप लॉ बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कम्युनिकेशन जरूरी है पूरे नेशन को जोड़ने के लिए, पूरे नेशन के इंटीग्रेशन के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि भाई क्योंकि कम्युनिकेशन सभी के लिए जरूरी है, तो इसीलिए इस कम्युनिकेशन रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी उन पे हम लॉ बनाएंगे। लेकिन वही एग्रीकल्चर, हर जगह की अपनी एग्रीकल्चर सिस्टम है, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट या फिर कह लो हर स्टेट के पास अपना एग्रीकल्चर रिलेटेड पावर है कि आप एग्रीकल्चर पे, स्टेट ए आप अपना लॉ बनाओ, स्टेट बी एग्रीकल्चर पे आप अपना लॉ बनाओ, स्टेट सी एग्रीकल्चर पे आप अपना लॉ बनाओ। यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैटर्स पे देखें तो सेंटर ने उस पे कोई लॉ नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि भाई इसने पावर शेयरिंग कर दी है कि ये पावर आपके पास है, आप लॉ बनाओ। जबकि डिफेंस या कम्युनिकेशन पे कोई स्टेट गवर्नमेंट अपना लॉ नहीं बनाएगी। क्यों? क्योंकि इस पे लॉज बनाने की जो पावर है वो सेंटर के पास है, स्टेट्स के पास नहीं है। यानी हर लेवल का अपना न्याय क्षेत्र है। किन किन मैटर्स में? एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर्स में, टैक्सेशन के मैटर्स में एंड लेजिस्लेशन के मैटर्स में। These jurisdictions are specified in constitution। ये जो jurisdictions होती हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड होती हैं। भैया अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों मेंशन्ड है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपकी रूल बुक है एंड ये गारंटी देती है कि हाँ जी पावर शेयरिंग हुई है, स्टेट्स के पास इन इन मैटर्स में खुद का लॉ बनाने की एबिलिटी है, खुद का लॉ बनाने की कैपेसिटी है। जबकि इन इन मैटर्स में स्टेट लॉ नहीं बनाएंगे,
इन मैटर्स में सेंट्रल अथॉरिटी, जिसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं, फेडरल गवर्नमेंट कह सकते हैं, वो लॉ बनाएगी। यानी जो ज्यूरिसडिक्शंस होती हैं, जो न्याय क्षेत्र होते हैं, वो कहां मेंशन होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यों मेंशन होते हैं? टू गारंटी अथॉरिटी की गारंटी देने के लिए ऐसा किया जाता है। चौथी चीज, देयर आर इंडिपेंडेंट कोर्ट्स। कोर्ट्स जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती है। कोर्ट्स इंडिपेंडेंट होने से क्या होगा? कोर्ट्स इंडिपेंडेंट होगी तो उसके ऊपर सेंटर का कोई प्रभाव नहीं होगा, स्टेट का कोई प्रभाव नहीं होगा। यानी कोई भी डिस्प्यूट होता है सेंटर एंड स्टेट में, कोर्ट इंडिपेंडेंटली उस इश्यू को, उस डिस्प्यूट को सुन सकती है एंड उस पर जो सुटेबल एक्टिविटी या सुटेबल जजमेंट हो सकती है वो ले सकती है। इसीलिए आपकी जो कोर्ट होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। और ये जो कोर्ट्स होती हैं, कोर्ट्स हैव power to interpret constitution and powers of different levels of government। जो कोर्ट्स होती हैं उनके पास शक्ति होती इंटरप्रिटेशन की। इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि समझाने की, या कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की, या समझाने या समझने की। किसी चीज को? कॉन्स्टिट्यूशन को एंड पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को। यानी कोर्ट इंटरप्रेट कर सकती है, उसको समझा सकती है, समझ सकती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें हैं रिलेटेड टू फेडरल सिस्टम, एंड इन पावर्स को समझा भी सकती है कि भाई तुम्हारी शक्ति ये है एंड तुम्हारी शक्ति ये है, एंड इन्हीं शक्तियों को आपने डील करना है। आप फालतू में इनके मैटर्स में टांग ना अड़ाएं एंड आप फालतू में इनके मैटर्स में टांग ना अड़ाएं। और ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब कोर्ट हमारा इंडिपेंडेंट होगा। छठा फीचर, रेवेन्यू सिस्टम जो होता है is clearly mentioned। अब सिंपल सी बात है, एक्टिविटी करने के लिए रेवेन्यू चाहिए, सेंट्रल को भी रेवेन्यू चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जिन्हें आप स्टेट, प्रोविंसेस कह सकते हैं, उनको भी चाहिए। एंड ये चीज क्लियरली मेंशन होता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कि सेंटर को रेवेन्यू कहां कहां से मिलेगा एंड स्टेट को कहां कहां से मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करने का एक ही उद्देश्य है कि इनमें कोई कन्फ्लिक्शंस ना हो, कोई डिस्प्यूट्स ना हो। इसीलिए रेवेन्यू सिस्टम जो होता है वो क्लियरली मेंशन्ड होता है। इसके साथ साथ जो सातवीं चीज होती है वो ये कि जब भी कोई चेंज लाना होगा रिलेटेड टू ऐसा कोई भी चेंज जो कि फेडरल सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है, इस केस में दोनों का ही कॉन्सेंट जरूरी है। दोनों मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट गवर्नमेंट्स, दोनों का ही कॉन्सेंट जरूरी है। यानी कॉन्सेंट या फिर रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्सेंट while changing anything that can affect federal system। ऐसी कोई भी चीज जो फेडरल सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है, ऐसी चीजों के लिए कॉन्सेंट चाहिए होगा। किसका किसका कॉन्सेंट चाहिए होगा? रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्सेंट ऑफ
ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट के लेवल्स हैं उन सब का कॉन्सेंट चाहिए होगा। अगर 3 लेवल्स है तो तीनों लेवल्स का कॉन्सेंट चाहिए होगा, 2 लेवल्स है तो दोनों लेवल्स का कॉन्सेंट चाहिए होगा। कॉन्सेंट मतलब मंजूरी, सबकी मंजूरी चाहिए होगी। अगर कोई भी ऐसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि कल को सेंट्रल गवर्नमेंट कह दे कि भाई एग्रीकल्चर जो होगा या इरिगेशन जो होगा वो मैं देखूंगा। अब इरिगेशन के मामले में देखें तो हर स्टेट अपने लॉ बना के बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि इरिगेशन हर स्टेट का, हर रीजन का अपना इरिगेशन का तरीका होता है। एंड ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट अचानक से आती है और कहती है कि सारे इरिगेशन रिलेटेड फैसिलिटीज मैं प्रोवाइड करूंगा, मैं देखूंगा इन सब चीजों से, तो ये फेडरलिज्म को अफेक्ट कर सकता है। तो अगर फेडरलिज्म को अफेक्ट कर सकता है, फिर इस चेंज लाने के लिए, इस लेजिस्लेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को सब कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स की कॉन्सेंट रिक्वायर्ड होगी, सबकी मंजूरी रिक्वायर्ड होगी, तभी ऐसा कोई भी प्रोविजन जो होगा वो चेंज होगा। यानी ऐसा कोई भी एक्शन जो कि फेडरलिज्म को अफेक्ट करेगी, उसके लिए सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स की मंजूरी चाहिए होगी। ये आपके 6 फीचर्स। पहला फीचर की जो पावर होती है वो शेयर्ड होती है अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा फीचर, हर लेवल का अपना जुरिसडिक्शन होता है। तीसरा फीचर, जो जुरिसडिक्शंस होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होते हैं ताकि सबकी अथॉरिटी गारंटीड रहे। पांचवा फीचर, कोर्ट्स इंडिपेंडेंट होते हैं एंड कोर्ट्स हैव एबिलिटी, दे हैव पावर टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करके वो समझा सकते हैं कि भाई तुम्हारा पावर इतना ही है, तुम्हारा पावर इतना ही है। एंड दे कैन इंटरप्रेट द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। रेवेन्यू सिस्टम जो होती है वो क्लियरली मेंशन होती है। कहां पे मेंशन होती है? इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती है। एंड कॉन्सेंट की रिक्वायरमेंट होगी व्हाइल चेंजिंग anything which can affect federal system। एंड सातवां फीचर जो फेडरलिज्म का होता है या फेडरल सिस्टम का होता है वो क्या? कि इट चेक्स यूनिटी ऑफ नेशन एंड एट सेम टाइम maintains aspiration of regional diversity। यानी नेशन की यूनिटी तो मेंटेन करता ही करता है, साथ में जो रीजनल डाइवर्सिटी की एस्पिरेशंस हैं, भावनाएं हैं, उनकी भी कद्र करता है, उनको मेंटेन भी करता है। फेडरल सिस्टम एक तरफ पूरे नेशन को बांध के भी रखा हुआ है एंड दूसरी तरफ जो नेशन के कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, जो नेशन के अंदर बटे हुए अलग अलग रीजन्स हैं, उनकी भावनाओं की कद्र भी करता है। एंड कद्र कैसे करता है? भाई आप अपने लिए खुद लॉ बना लो, और इस तरीके से ये कद्र करता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि आपके फेडरल गवर्नमेंट के। अगली क्लास में हम यूनिटरी एंड फेडरल के बीच में क्या डिफरेंस है इसको पढ़ेंगे एंड चैप्टर को और फर्दर आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको चीजें पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बस हमारे साथ बने रहे। थैंक यू।